अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदिल रज़ाक डॉट फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एमडी कैट फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो काइंडली इनको लाइक कीजिए और अपने फेलोज के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट फिजिक्स के पहले दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक 1 मेजरमेंट्स एंड टॉपिक 2 होगा मोशन एंड फोर्स। फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम फॉर ऑल यूनिट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट कि एसआई सिस्टम के अलावा भी हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जिनमें मशहूर एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस यूनिट्स हैं। तो इन तीनों यूनिट्स में सिर्फ टाइम वो क्वांटिटी है जिसका यूनिट सेम रहता है। तो ये देखिएगा, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में टाइम सेम रह रहा है। सो इस एमसीक्यू का आंसर होगा बी ऑप्शन। Which of the following system of unit is not based on only unit of mass, length and time? तो डियर स्टूडेंट्स, जो एसआई सिस्टम होता है उसमें 7 बेस, 2 सप्लीमेंट्री एंड डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का आंसर बनेगा ए ऑप्शन, SI system. The equation P plus A over V square into V minus B is equal to constant. The unit of A is. Dear students, ये हमारे पास रियल गैस इक्वेशन है जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन दिखाई गई है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होमोजेनिटी प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया है। अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल वही फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम हो। सो डियर स्टूडेंट्स, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए P इज इक्वल टू A ओवर V स्क्वायर होना चाहिए। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। सो A के लिए प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम का स्क्वायर इज इक्वल टू A। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर की पावर 6। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ गया न्यूटन मीटर की पावर 4। अब न्यूटन SI यूनिट है, इसका CGS यूनिट जो है वो डाइन होगा। इसी तरह लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, इसका CGS यूनिट होगा सेंटीमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका फाइनल आंसर आ गया डाइन सेंटीमीटर की पावर 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। 1 फेम्टो डिवाइडेड बाय 100 नैनो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, 1 फेम्टो होता है 10 की पावर -15, इसी तरह नैनो होता है 10 की पावर -9। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -8। सो बी इज द राइट ऑप्शन। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, मेगा होता है 10 की पावर 6। वंस अगेन प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। In the experiment of simple pendulum, error in length of pendulum L is 5% and that of G is 3%. Then find percentage error in measurement of periodic time for pendulum. Dear students, यहाँ पर assessment of total uncertainty का concept आया है और उसका सब टॉपिक है power factor as well as multiplication and division. Dear students, ये देखिए, यहाँ पर आंसर होगा 4%। अब ये आंसर कैसे आएगा, गौर से आपने इसको समझना है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है 2 पाई √L ओवर G। अकॉर्डिंग टू पावर फैक्टर रूल आप देख सकते हैं कि L की पावर n ली गई है और G की पावर m ली गई है। अब n की पावर 1/2 और m की पावर +1/2। अब जब आपने एरर कैलकुलेट करना है तो आपने इस पावर के साथ माइनस साइन नहीं लगाना, आपने इसको पॉजिटिव ही ट्रीट करना है, क्योंकि एरर में हमने हमेशा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व करना होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अगर आपने टोटल एरर लेना है तो आप क्या करेंगे, आप इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर 4% आ गया, जो यहाँ पे शो हो रहा है। हीट प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इज H is equal to I square RT. Percentage error in I, R and T is 2%, 4% and 2% respectively. Then total percentage error in measurement of heat energy. Dear students, once again यहाँ पर देखिए पावर फैक्टर का रूल इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन का रूल इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जो पावर फैक्टर वाला है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी तमाम की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के साथ इन सबको ऐड कर देंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स आंसर आ गया डेल्टा ऑप्शन। अब ये आंसर कैसे आता है देखिए, यूजिंग पावर फैक्टर रूल, टोटल एरर 2 मल्टीप्लाई बाय 2%। क्यों? क्योंकि करंट की पावर 2 है और उसका एरर था 2%, लिहाजा टोटल अनसर्टेनिटी के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि आर का पावर फैक्टर 1 है, इसी तरह टी का पावर फैक्टर भी 1 है। सो इन सब को जब हमने ऐड किया तो आंसर 10% आ गया। The resistance R is equal to V over I, where V is equal to 100 plus minus 5 volts and I is equal to 10 plus minus 0.3 amperes. Calculate the percentage error in R. Dear students, अब देखिए यहाँ पर once again assessment of total uncertainty और उसके अंदर multiplication and division वाला रूल आ गया। Dear student, इसका आंसर होगा 8%। अब ये आंसर किस तरह से आएगा देखिएगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V, सबसे पहले हम वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे, 5% आ गई। इसी तरह हम करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे, वो आ गई 3%। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं कि हमारे पास लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100%। ये वोल्टेज में भी हमने ऐसे किया है और करंट में भी हमने ऐसे किया है। अब टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी कि इन दोनों की अनसर्टेनिटीज, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आप ऐड कर दें। So 5% plus 3% is equal to 8%. A train covers the first half of the distance between the two stations at a speed of 30 meter per second and other half at a speed of 60 meter per second. The average speed of the train is. Dear students, ये बहुत ही tricky और बहुत ही interesting MCQ है और more than 90% स्टूडेंट इस MCQ को wrong attempt करते हैं। तो dear students, यहाँ पे गौर से सीखिएगा। इसका आंसर है डेल्टा 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये आंसर कैसे आता है, तो आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें। अब ये शॉर्टकट कैसे लगेगा और ये क्यों अप्लाई होगा, डियर स्टूडेंट्स गौर से देखें। यहाँ पर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस दिया गया है, तो जब डिस्टेंस हाफ हाफ हो और हर डिस्टेंस की अलग अलग वेलोसिटी हो तो एवरेज वेलोसिटी हम इस शॉर्टकट से निकालते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज। डियर स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू का आंसर आ गया 10 मीटर। अब देखिएगा, हाइट का फार्मूला होता है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, जबकि यहाँ पर उसने हमें हाइट जो है वो हाफ दे दी है h/2। बॉडी सीधी ऊपर गई है, एंगल 90 लेंगे हम। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इसको सॉल्व किया, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, जब आप इसके ऊपर फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी 10 मीटर। इट मीन्स कि ये बॉडी जो है वो 10 मीटर हाइट तक गया है और h/2 कितना आ गया 5। सो हाउ हाई डज द बॉल राइज, सो टोटल जो हाइट है वो 10 मीटर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। डियर स्टूडेंट्स, स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रह सकता है, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन एक चीज हमेशा चेंज होगी और वो है पोजीशन। जब भी एक बॉडी मूव करेगा उसका पोजीशन वेक्टर जरूर चेंज होगा। सो इस एमसीक्यू का आंसर आ गया डी। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन ऑलवेज चेंजेस। The numerical ratio of velocity and speed of a particle is always important है, interesting है। अब देखिए, speed एक स्केलर क्वांटिटी है और velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर सम 0 हो सकता है जबकि स्केलर सम 0 नहीं हो सकता। तो आम रूटीन में मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड वेलोसिटी से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो तो वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है। सो यहाँ पे देखिएगा, अल्फा ऑप्शन इक्वल टू और लेस देन 1। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्वल कब होगा, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा और अदर देन स्ट्रेट लाइन हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड से हमेशा कम होता है। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ हमेशा हमें दो चीजें देते हैं, एक एरिया और एक स्लोप। अब यहाँ पर एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ आ गया, तो देखिए एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ जो है वो क्या होगा, F मल्टीप्लाई बाय T करेंगे तो इम्पल्स आ जाएगा। इम्पल्स जो है डियर स्टूडेंट्स, ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है।
So area under FT graph gives impulse as well as change in momentum. So dear students, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा डेल्टा. For the velocity time graph shown in figure below, the distance covered by the body in last 2 seconds of its motion is what fraction of the total distance covered by it in all the 7 seconds. अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को पहले गौर से समझें कि इसमें उसने पूछा क्या है. उसने पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड्स. इन 2 सेकंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है और जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 1 से लेकर 7 तक, इसकी उसने हमसे फ्रैक्शन पूछी है. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कंसेप्ट इस्तेमाल होगा वो होगा एरिया अंडर द ग्राफ का. तो देखिए इसका आंसर 1/4 आएगा. अब 1/4 इसका आंसर कैसे आता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड. अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो हम किस तरह से लेंगे? हमारे पास 3 एरियाज बन गए, एरिया A1, A2 एंड A3. अब जो एरिया 1 है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट. जबकि जो दूसरा है ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, तो इसका लेंथ इनटू विड्थ. और थर्ड इज वंस अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट. सो टोटल जब हमने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया 40 मिनट. इसी तरह डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकंड्स, तो ये देखें लास्ट 2 सेकंड्स के लिए सिर्फ हमने इस शेप को लेना है. तो ये शेप एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका डिस्टेंस हमारे पास आ गया 10 मीटर. अब उसने हमसे कहा था कि आप फ्रैक्शन बताएं. तो फ्रैक्शन के लिए हमने रेशो ले ली डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकंड्स टू टोटल डिस्टेंस. तो डियर स्टूडेंट्स देखिए आंसर आ गया 1/4. सो बी इज द राइट ऑप्शन. इन द फॉलोइंग ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटर्स इज. वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ का जो है कंसेप्ट इस्तेमाल करना है. तो आंसर आएगा 200. एक्सप्लेनेशन देखें. टोटल डिस्टेंस वंस अगेन, इन तमाम एरियाज को आप क्या करें, इनको आप सॉल्व कर लें. पहला एरिया राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा एरिया रेक्टेंगल, तीसरा एरिया वंस अगेन राइट एंगल ट्राइंगल. तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो टोटल डिस्टेंस आ गया 200 मीटर. When the speed of moving body is doubled, its acceleration is doubled, its momentum is doubled, its kinetic energy is doubled, its potential energy is doubled. तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी एक बॉडी की स्पीड डबल होगी तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो इफ स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल, इट्स मोमेंटम बिकम्स डबल, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है. अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ mass 150 ग्राम मूविंग एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. If the catching process be complete in 0.1 second, the force of the blow exerted by the ball on the hands of player is. Dear students, इस MCQ का आंसर आ गया बीटा 30 न्यूटन. अब ये कैसे आता है? तो देखिए जी, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी. अब डेल पी हमारे पास क्या होता है? mv. मैस है 150 ग्राम, तो इसको हमने 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर लिया. वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकंड दी गई है और टाइम 0.1 सेकंड. तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 30 न्यूटन. इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. प्रोजेक्टाइल मोशन में डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंज होता रहता है. अब मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है. सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगा जो कि होता है vi cos थीटा. सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ये जी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 और vix रिमेन्स कांस्टेंट. Two bodies are projected at angle theta and 90 minus theta to the horizontal with the same speed. The ratio of their times of flight is. Dear students, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया है और करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन. अब देखिए सी ऑप्शन कैसे आता है. T1 हमारे पास है 2v sin थीटा ओवर g, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा था, जबकि जो T2 है उसमें हमारे पास सेम वही फार्मूला लेकिन एंगल आ गया 90 माइनस थीटा. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो है ये कोस थीटा के इक्वल होता है. सो इक्वेशंस जो हैं मॉडिफाइड हो गई. T2 आ गया 2v cos थीटा ओवर g. अब आपने इन दोनों की रेशो लेनी है, तो जब आपने इनकी रेशो ली ये सब कुछ जो है वो कैंसिल हो गया, तो आपके पास T1 ओवर T2 जो है
वो क्या बच गया, साइन थीटा रेशो कॉस थीटा। सो इसीलिए डियर स्टूडेंट इस एमसीक्यू का आंसर सी है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म बीम इज बीइंग बैलेंस्ड एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द फोर्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इसकी डायग्राम आ गई। अब इसको गौर से देखें, यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स वाला कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का एमसीक्यूज आए तो आपने सबसे पहले मोमेंट आर्म्स को देखना है। टॉर्क हमेशा पिवट पॉइंट के करीब लगती है और यहाँ पर देखिए ये 50 पे बैलेंस्ड है, ये पिवटेड है। सो सबसे पहले जब आप मोमेंट आर्म सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से मोमेंट आर्म बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये मोमेंट आर्म्स देख लें। अब नेक्स्ट जो है हमने ये देखना है कि कितनी टॉर्क्स लग रही हैं और किस डायरेक्शन में कौन सी टॉर्क है। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, यहां पर एक टॉर्क जो है वो इस तरह से लग रही है, दूसरी टॉर्क जो है वो 5 न्यूटन की वजह से इधर लग रही है। तो ये दो टॉर्क्स जो हैं ये एंटी क्लॉकवाइज हैं। इसी तरह यहां पर एक टॉर्क F फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज लग रही है। इसी तरह एक 3 न्यूटन फोर्स की वजह से एक टॉर्क T4 जो है वो क्लॉकवाइज लग रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट शुड बी इक्वल टू 0 या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। सो यहां पर बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क्स, और ये देखें R1 F1 प्लस R2 F2 इज इक्वल टू R3 F3 प्लस R4 F4। जब डियर स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो F3 है, जो हमने ये मालूम करना था अननोन, ये कितना आ जाएगा, 11 न्यूटन। सो डियर स्टूडेंट्स इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डेल्टा ऑप्शन, जो कि है 11 न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQ है, 2 forces 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर एक्टिंग एट O and P respectively on a uniform meter rod suspended at the position of center of gravity 50 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं as shown in the figure, what is the position of P on meter rod। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये जो 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है इस मीटर रॉड पर किस पॉइंट पर किस मार्क पे आएगी। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पर मूवमेंट आर्म्स और टॉर्क्स को बताना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है मोमेंट आर्म आ गया, R1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और R2 जो है ये हमने मालूम करना है पहले। एक टॉर्क 10 न्यूटन की वजह से क्लॉकवाइज लग रही है, जबकि एक टॉर्क 5 न्यूटन की वजह से एंटी क्लॉक लग रही है। अब अगर ये रॉड बैलेंस है तो यूजिंग इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया तो R2 की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब ये 25 सेंटीमीटर RP की वैल्यू है, लेकिन हमने OP बताना है। तो OP के लिए हम इसको सेंटर पॉइंट से इतने डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास OP जो है वो 75 सेंटीमीटर आ गया। इट मीन्स कि ये 10 न्यूटन वेट जो है ये 75 सेंटीमीटर मार्क पे रखना चाहिए ताकि रॉड बैलेंस हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन जो है वो 75 सेंटीमीटर है। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो अपने ख़त्म को पहुंचती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ कंसेप्ट्स बिल्डिंग में मदद मिली हो तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमें अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर जो है बताइएगा। अगर आप FSC पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 के MCQs करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने लिंक आ रहा होगा, काइंडली आप वहां पर जाकर चैप्टर नंबर 2 के MCQs को भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।